चलिए तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई लगातार चल रहा होगा। जैसा कि अभी प्रेजेंट में बायोलॉजी का क्लास चल रहा है और बायोलॉजी में 5वां चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय और इसका पार्ट 1 बता दिए हैं। उसमें बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दिए हैं और आज जो है बेहतरीन ढंग से पार्ट 2 बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आज जो पढ़ना है आप लोग को, आज जो पढ़ना है जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय, तो कहिएगा कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय 2 तरीके से होते हैं। जंतुओं में 2 तरीके से नियंत्रण एवं समन्वय होते हैं। पहला एक है रासायनिक नियंत्रण और समन्वय और दूसरा है तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय। 2 तरीके से होते हैं। तो पहला हम लोग समझेंगे आज रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। ठीक है, तो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय में सबसे पहला यहाँ समझिए कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, तो कहिएगा कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है और यह हार्मोन धीमी गति से कार्य करता है। हार्मोन जो है धीमी गति से कार्य करता है और अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। बताइए हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो कहिएगा हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है ना। हार्मोन के लिए कोई नलिका नहीं पाई जाती है, बल्कि हार्मोन रक्त के साथ मिलकर जो है शरीर के सभी भागों में अपना कार्य को संपन्न करती है। हार्मोन जो है, हार्मोन के लिए कोई स्पेशल नली नहीं है। हार्मोन के लिए स्पेशल नली नहीं है, तो बताइए हार्मोन किधर से जो है जाता है, तो कहिएगा वह जो है खून के साथ दोस्ती कर लेता है। रक्त के साथ संपर्क में आता है तो खून के साथ दोस्ती करता है, तो जिधर जिधर खून जाता है उधर उधर हार्मोन जाता है। बात समझे कि नहीं? तो हार्मोन के लिए कोई स्पेशल नलिका नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ समझिए अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि और मिश्रित स्रावी ग्रंथि। तो अगर आपसे पूछे कि 2 अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए, या इसमें से दे दे कि बताइए कि पीयूष ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है या बाह्य स्रावी ग्रंथि है या मिश्रित स्रावी ग्रंथि है, तो आप कहिएगा कि पीयूष ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम अगर कहिएगा तो या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, यकृत, अधिवृक्क और जनन ग्रंथि, ये सब जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, उसके बाद देखिए बाह्य स्रावी ग्रंथि में आता है श्वेत ग्रंथि, दूध ग्रंथि, श्लेष्मा, उसके बाद लार ग्रंथि, ये सब बाह्य स्रावी ग्रंथि है। और मिश्रित स्रावी ग्रंथि यानी अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों है, तो उसे कहते हैं मिश्रित स्रावी ग्रंथि। वो अग्राशय है। कौन सा है? अग्राशय। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, चलिए दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि दिमाग के द्वारा जो बनाया गया वैसा तंत्र जिसके द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय की घटना इंसानों और जंतुओं में घटित होता है, उसे क्या तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। दिमाग के द्वारा जो आदेश दिया जाता है, दिमाग के द्वारा, जैसे कि कुछ बताना है कि यह जो है कलम छोटा है, तो इस प्रकार से छोटा बताएंगे, तो यानी कि हाथ और मुंह के बीच में क्या है? समन्वय है। एक पैर जैसा ही बढ़ाते हैं तो दूसरा पैर ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाता है, यानी पैरों के बीच में भी क्या है? तो नियंत्रण। और उसके बाद पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, तो कहिएगा तंत्रिका तंत्र
का सचित्र वर्णन करें। सचित्र वर्णन वहाँ लगता है जहाँ चित्र के साथ आप वर्णन कर रहे हैं। जहाँ चित्र के साथ वर्णन करिएगा उसको कहते हैं सचित्र वर्णन। क्या समझ में आया? देखिए क्या कर रहा है कि जिस तंत्रिका के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में क्या कर रहा है, सामंजस्य स्थापित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनमें से निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं यह स्पाइनल कोड जो आप देख रहे हैं, इसको हिंदी में मेरुरज्जु यानी कह सकते हैं कि यह सेकेंड ब्रेन है ना। यह क्या है? तो यह सेकेंड ब्रेन है इंसान का। ये क्या है? सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, मेरुरज्जु को। ठीक है, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पाइनल कोड। उसके बाद यहाँ समझिए, करा तंत्रिका तंत्र के कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं और इसकी संरचना मानव शरीर में काफ़ी जटिल होती है। तंत्रिका तंत्र में 100 बिलियन तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, जिसका 90% भाग मस्तिष्क में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य है शरीर के ग्राही अंगों से सूचना लेकर तंत्रिका केंद्र तक पहुंचाना। और इसके कई जो है प्रमुख अंग होते हैं, जैसे साइटोन है, एक्सॉन है, डेंड्रॉन है। ये सब जो है ना तंत्रिका तंत्र के जो है ये सब अंग है। चलिए इसके बाद क्या कर रहा है, तंत्रिका तंत्र की संरचना में भाग लेने वाला जो है प्रमुख अंग देखिए। सबसे पहला क्या है, कोशिकीय काय। कह रहा है इसकी संरचना गोलाकार अंडाकार होती है। कोशिकीय काय की संरचना कैसा होता है, तो गोलाकार और अंडाकार इसकी संरचना होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया और कोशिका द्रव इसी में पाया जाता है। अब ये गोलाकार और अंडाकार ये कहाँ होता है, आप देखिए। सबसे पहले ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, यही वाला जो भाग है यही वाला जो है कोशिकीय काय है। ये वाला अंडाकार और गोलाकार भाग होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है डेंड्रस। दूसरा क्या कर रहा है, डेंड्रस। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखें, इसमें जो है छोटे छोटे जो कण हैं, यहाँ पर देखिए, इसी को क्या कहते हैं, इसी को डेंड्रस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पर जो आप इस पर है यही कह सकते हैं डेंड्रस है। ठीक है, तो क्या कि कोशिका में छोटी बड़ी मेहिन संख्या जो है पाई जाती है, जिसे डेंड्रस कहते हैं। और ये संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। यह संवेदनाओं को ग्रहण करने का क्या करता है, कार्य करता है। क्या आपको समझ में आया? उसके तंत्रिका कक्ष किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि कोशिकाएं की सबसे लंबी तंतु को तंत्रिका कक्ष कहा जाता है, जिसका अंतिम सिरा संवेदनाओं को न्यूरॉन के दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब कहिएगा कि तंत्रिका कक्ष कहाँ होता है, तो ये तंत्रिका कक्ष ये वाला जो देख रहे हैं भाग, यही वाला तंत्रिका कक्ष होता है, जो यहाँ पर इस संवेदनाओं को न्यूरॉन तक पहुँचाने का कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बार बार जो है पूछा जाता है, यहाँ पर समझिएगा। क्या कह रहा है कि शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन को कहा जाता है। शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका किसको कहा जाता है, न्यूरॉन को कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन है, अंडाणु। मानव में अंडाणु कितना होता है, तो कहिएगा कि मानव में अंडाणु एक जोड़ी होता है। मानव में अंडाणु जो है एक जोड़ी होता है। ठीक ने, वो किस में होता है, तो वो होता है मादा में। ठीक है, मादा में अंडाणु होता है और पुरुष में जो है यानी नर में जो है स्पर्म बनता है शुक्राणु। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कह रहा है कि शरीर की सबसे छोटी तंत्रिका कोशिका कौन है, तो यह शुक्राणु है।
ये कह रहा है कि बड़ा मानव में कुल हड्डियाँ, जैसे कि ऐसे ले ले कि मानव में कुल हड्डियाँ कितनी होते हैं तो 206, लेकिन बच्चा में कितनी हड्डियाँ होते हैं तो बच्चा में पूरे 300 हड्डियाँ होते हैं, बच्चा में पूरे 300 हड्डियाँ होते हैं। मानव में कुल मांसपेशी कितना होता है तो 639 होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सबसे छोटी मांसपेशियाँ कौन सा तो अस्टेपिडस होता है, लेकिन सबसे छोटी हड्डी की बात किया जाए तो अस्टेपिस होता है, ये कान में पाया जाता है, ये कान में यह हड्डी होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सबसे लंबी मांसपेशियाँ तो क्या कहिएगा सार्टोरियस जो जांघ में होता है, लेकिन सबसे बड़ी हड्डी कहिएगा तो फीमर, वो भी जांघ में होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटस मैक्सिमस को कहा जाता है, जिसे आप कुल्हा भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ से समझिए मस्तिष्क, मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क खोपड़ी जिसे कपाल भी कहा जाता है, इसमें 22 हड्डियां से बनी होती है, जिसमें से 8 हड्डियां जो है उसको कहते हैं क्रोनियल बोन, ठीक है। कपाल हड्डी जो है ना, क्या कहिएगा कि 14 हड्डी जो है चेहरे में होता है। अब यहाँ पर समझिए मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें, मस्तिष्क का क्या करें सचित्र वर्णन करें। आप देख सकते हैं मस्तिष्क कितना कोमल, ये जो है मस्तिष्क है कितना कोमल, चोट थोड़ा सा भी चोट लगने पर मस्तिष्क गया काम से। देखिए मस्तिष्क इंसान और जीव जंतुओं का सबसे महत्वपूर्ण कोमल अत्यंत संवेदनाशील अंग होता है ना। संवेदनाशील अंग कोमल अंग होता है मस्तिष्क। कहिएगा यह जो है खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा नियम भाग में स्थित होता है। मस्तिष्क को पूरे शरीर का सीपीयू भी कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना मॉनिटर के साथ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी प्रकार से जो है मानव का मस्तिष्क भी जो है एक आप सीपीयू कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसका जो है औसत वजन 1400 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है, 1400 ग्राम। लेकिन अगर आप इसको केजी में करिएगा तो 1.4 केजी होगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन केजी में दे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसका आयतन जो है 1650 ml इसका आयतन होता है। और खोपड़ी में एक द्रव होता है जिसे क्या सेरेब्रोस्पाइनल द्रव जो है कहा जाता है। आयतन जो जितना जगह छेदता है उसका वो आयतन होता है। क्या समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए मस्तिष्क जो है अत्यंत कोमल संवेदनाशील अंग होता है। बात समझे कि नहीं? इसका वजन 1400 ग्राम होता है। इसका वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। आयतन इसका 1650 ml इसका आयतन होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझिए कह रहा है कि मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को कितने भाग में? तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है, अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया है, और पक्ष मस्तिष्क को 2 भागों में, और मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अग्र मस्तिष्क का 3 भाग सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क का 3 भाग जो है उसको कहते हैं सेरिब्रम, ठीक है। सबसे पहले क्या है? सेरिब्रम। 80% तो अग्र मस्तिष्क ही होता है। तो सेरिब्रम कहिएगा कि सेरिब्रम में सोचने और समझने और किसी भी चीज़ को याद रखने की क्षमता होती है। सेरिब्रम को मजबूत रखने के लिए हमेशा नई नई चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। सेरिब्रम से ही बच्चा, अगर आपका तेज नहीं है, अगर आप तेज नहीं हैं तो सेरिब्रम क्या है? कमज़ोर है। सेरिब्रम क्या है? कमज़ोर है। और सेरिब्रम मजबूत रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दिमाग को नई नई चीज़ों को सोचना चाहिए, है ना। जब नई नई चीज़ जो है दिमाग सोचेगा तो दिमाग काम करेगा।
अब यहाँ पर सबसे पहले समझिए, ठीक है, कह रहा है कि हमेशा जो है व्यस्त रखना चाहिए, सेरिब्रम को हमेशा क्या रखना चाहिए, व्यस्त रखना चाहिए। यानी कि सबसे पहले जो है मान के चलिए बच्चों को हमेशा बिजी रखिए, सेरिब्रम भी बिजी रहेगा, ठीक है। व्यायाम करने के लिए उसे कहिए, सेरिब्रम भी क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। दूसरा देखिए है थैलेमस। थैलेमस एक्सटर्नल बाहरी जानकारी जो बताता है उसे थैलेमस, और हाइपोथैलेमस जो है आंतरिक चीज़ों को बताता है। अब यहाँ पर समझिए, थैलेमस क्या कर रहा है कि बाहरी वातावरण को बताता है, जैसे बाहर गर्मी है, बाहर ठंड है, या शरीर में कुछ जो है चुभ गया है ना, कुछ पिन जो है चुभ गया है, तो यह बात किसको पता चलेगा, तो यह जो है थैलेमस को पता चलेगा। बात समझें। अब थैलेमस जो है बाहरी वातावरण को बता रहा है, तो हाइपोथैलेमस जो है आंतरिक वातावरण को बताता है। हाइपोथैलेमस का क्या काम है बताइए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले समझिए, शरीर के आंतरिक वातावरण को बताता है। अब जैसे देखिए, भूख का एहसास लगा, भूख लगा, तो बताइए बाहरी वातावरण है कि आंतरिक वातावरण है, तो आंतरिक वातावरण है। प्यास लग गया, आंतरिक वातावरण है। बात समझें। गुस्सा आ रहा है, आंतरिक वातावरण है, यानी हाइपोथैलेमस। प्यार हो गया, नफरत हो गया, यह सब जो है वो आंतरिक जो है वातावरण को बताता है, यानी यह सब जो है हाइपोथैलेमस। ये सब क्या है, हाइपोथैलेमस आंतरिक चीज़ों के बारे में आया। हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस बढ़ने से आप में गुस्सा की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है, बात समझे, और प्यार जो है ज़्यादा होने लगता है हाइपोथैलेमस बढ़ने से। अब हाइपोथैलेमस जो है वो गर्म खाना खाने से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए देखिए, साधु लोग में आप देखिएगा कि वो लहसुन प्याज की मात्रा कम खाते हैं, इसीलिए जो है हाइपोथैलेमस उनका क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है, समझे। उसके बाद क्या कह रहा है, तो यह समझें, अगर मस्तिष्क का 3 भाग, एगो सेरिब्रम, एगो थैलेमस, एगो हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम से जो है बच्चा जो है तेज होता है, सेरिब्रम में ही सोचने समझने का जो है काम होता है। उसके बाद थैलेमस जो बाहरी वातावरण को बताए, और हाइपोथैलेमस जो आंतरिक वातावरण को बताए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए मध्य मस्तिष्क के बारे में हम लोग जानते हैं। मध्य मस्तिष्क जो है 2 भाग होता है। मध्य मस्तिष्क का कितने भाग, 2 भाग होता है। पहला है कार्पोरा और दूसरा है सेरिब्रल। याद रखिएगा, सेरिब्रम दूसरा है और सेरिब्रल दूसरा है, ठीक है। तो कार्पोरा का क्या काम है, तो कहिएगा, हम जो देखते हैं और सुनते हैं उसको ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करता है, तो कार्पोरा ही करता है। यानी कहिएगा कि कार्पोरा के कारण ही हम लोग जो है देखते और सुनते हैं। अगर बहिर हो जाए और उसके बाद जो है ना, बहिर हो जाए और आंधर हो जाए, तो कार्पोरा मेरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सेरिब्रल। तो जब ब्रेन बिजी होता है तो शरीर को कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। सब सूचना जो है, जैसे दिमाग तक संवेदना को जो है भेजा जाता है, सूचना को भेजा जाता है, तो सब मैटर को दिमाग ही नहीं सॉल्यूशन करता है, कुछ कुछ जो है स्पाइनल कॉर्ड भी करता है, बात समझे, मेरुरज्जु। तो उसको सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। तो जब ब्रेन बिजी होता है तो यही जो है शरीर को क्या करता है, तो शरीर को कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रल करता है। कौन, सेरिब्रल करता है। क्या आप समझे, इसे सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है। अगला जो देख रहे हैं, तीसरा देखिए पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क भी 2 प्रकार के, एगो सेरिबेलम और एक मेडुला ऑब्लांगाटा। सेरिबेलम का काम है शरीर में बैलेंस बनाना, और मेडुला ऑब्लांगाटा का काम है कि शोषण और पाचन में सहायता करता है, ठीक है।
देखिए सेरिबेलम का क्या काम है, तो शरीर में बैलेंस बनाने का काम करता है। लेकिन मेडुला ऑब्लांगेटा का क्या काम है, तो पाचन और शोषण इत्यादि को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि मस्तिष्क के कार्य, मस्तिष्क का क्या कार्य है बताइए। तो कहिएगा कि आवेगों का है ना, क्या कहिएगा, आवेग या संवेदना को क्या करता है, ग्रहण। संवेदना को ही आवेग कहते हैं। तो मस्तिष्क का पहला कार्य हो गया कि संवेदना को ग्रहण करना। दूसरा है ग्रहण किए गए आवेगों की जांच भी करता है कि किस प्रकार से जो है सूचना आया है, कैसा सूचना है, उस पर क्या विचार किया जाए। ये सब जो है दिमाग का क्या है, मस्तिष्क का काम है। तो जो ग्रहण किया उसको जांच करना, विभिन्न आवेगों का संबंध है ना, सह संबंध जो है बताना, और सूचनाओं का भंडार कहा जाता है किसे, मस्तिष्क को। सूचनाओं का भंडार किसे कहा जाता है, मस्तिष्क को कहा जाता है। अब इसके बाद जो है पार्ट थ्री में जो है यह चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो आज इतना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है फिर लंबा हो जाएगा। और इसका जो है पार्ट थ्री में जो भी बचा हुआ है वो पार्ट थ्री में हम लोग मिलकर पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए एक आवश्यक सूचना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके और एक लाइक करके आप ज़रूर बताने का प्रयास करें। बात समझें, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते, जहाँ जहाँ आपको डाउट है कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ से शॉर्ट वीडियो में बताया जाएगा। बहुत सारे बच्चों का जो है कमेंट रहता है कि सर यह टॉपिक नहीं समझ पाए, तो क्या करते हैं कि उस पर शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, अगर आप नहीं समझें तो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।